हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विथ नंदिनी। डिस्कस करेंगे हम 11th ऑफ जनवरी से लेकर 21st ऑफ जनवरी तक के करंट अफेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। बाकी जो भी कंटेंट है वो टेलीग्राम के लिंक पर उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। तो चलिए स्टार्ट। देखिए, पहली जो बात करेंगे वो पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, जिसको हर साल 11 जनवरी को मनाते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी जब अफगानिस्तान गए थे, पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ, जो उस समय अयूब खान थे, उनके साथ गए थे। भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था 1965 में। तो उसको रोकने के लिए, उस युद्ध विराम के लिए एक संधि करने गए थे अफगानिस्तान के ताशकंद में। और ये संधि हुई थी दोनों देशों के बीच में 10 जनवरी 1966 को। और वहीं पर ताशकंद में ही इनकी डेथ हो जाती है 11 जनवरी 1966 को। मृत्यु उपरांत इनको भारत रत्न, जो भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, उससे सम्मानित किया जाता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का जो मुगल सराय है वहां पर 2 अक्टूबर को हुआ था। इसीलिए हम जब जयंती मनाते हैं तो महात्मा गांधी के साथ साथ लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाते हैं। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं मानव तस्करी। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस हमने कब मनाया? 11 जनवरी को मनाया। जैसा कि तस्करी एक शब्द है, हम सबको अच्छे से पता है कि मानव की जो खरीदना और मानव का जो बेचना है, उसको रोकने के लिए मानव तस्करी जागरूकता दिवस हर साल 11 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में, जिसको 11 से लेकर 17 जनवरी के बीच में बनाया गया है पूरे भारत में। यानी सड़क सुरक्षा, रोड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये जो पूरा वीक है वो सेलिब्रेट किया गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रीय युवा दिवस हम सबको अच्छे से पता है कि हम स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, यानी उनका जो जन्मदिन होता है, जो हर साल 12 जनवरी को आता है, उसके अवसर पर मनाते हैं। तो नेशनल यूथ डे हम कब मनाते हैं? 12 जनवरी को मनाते हैं। और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जैसा कि हम सबको पता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो 12 जनवरी को कोलकाता में हुआ था 1863 में। इस बार की थीम क्या है? तो थीम इस बार की रखी गई इट्स ऑल इन द माइंड, यानी सब कुछ हमारे दिमाग में है। और हमने इसको मनाना कब से स्टार्ट किया था? 1984 में ये डिसाइड किया गया था और 1985 से हर साल इसको हम मना रहे हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस के बारे में, जो 14 जनवरी को मनाया जाता है। और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना दिवस, यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान जो विभाग है उसका स्थापना कब हुआ था? 15 जनवरी को हुआ था। तो इसके लिए हम 15 जनवरी को हर साल ये दिन भी मनाते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बारे में बात करें तो जैसा कि हम सबको अच्छे से पता है कि इसका जो काम है वो पृथ्वी का अध्ययन करना है, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर का अध्ययन करना है। हमारा जो भारत है जहाँ पे सिचुएटेड है, उसके आसपास का जो एरिया है किस तरीके का होगा, समुद्री तरंगे कैसे चलेंगी, ज्वालामुखी और भूकंप कैसे आते हैं, उसके कौन कौन से ऐसे सेंसिटिव एरिया हैं, वहाँ की पहचान कैसे कर सकते हैं, मौसम कैसा रहेगा, इन सब बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है, जिससे कि हमारा हमारा जो परिवहन है, हमारी जो कृषि है, वो उसके बारे में, हमारी जो खेती है उसके बारे में हमें सही जानकारी मिल सके। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापना दिवस के बारे में बात करते हुए। जैसा कि हम सबको पता है कि इस विभाग के माध्यम से अगर कहीं पर कोई चक्रवात आने वाला है, तूफान आने वाला है, तो वहां पर पहले से ही हाई अलर्ट कर दिया जाता है, यानी कि जो वहां की जनता है उसको सुरक्षित करने के लिए पहले ही वहां पर बता दिया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम भारतीय सेना दिवस के बारे में, जिसको हम 15 जनवरी को मनाते हैं। भारतीय सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाते हैं। और इस बार हमने 76 नंबर का भारतीय सेना दिवस यानी इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करा है। नेक्स्ट बात कर लेंगे भारतीय सेना दिवस के बारे में ही। अच्छा, इसकी ऐतिहासिक अगर पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो 1 अप्रैल 1995 में भारतीय सेना की स्थापना हुई थी, यानी भारतीय सेना की स्थापना के 126 साल हो गए हैं। तो जरूर याद रख लेंगे 15 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? इंडियन आर्मी डे मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के बारे में। तो इसको हर साल 16 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी स्टार्टिंग 2016 में करी गई थी। भारत में नए नए उद्योगों को, स्टार्टअप्स को, नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। और अभी हमने 10 से लेकर 16 जनवरी के बीच में क्या मनाया था? तो स्टार्टअप वीक भी मनाया था। ओके, नेक्स्ट चर्चा कर लेंगे हम एनडीआरएफ के बारे में। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स राइजिंग डे कब मनाते हैं? तो 19 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेंगे महाराणा प्रताप
की जो पुण्यतिथि है वो कब मनाई जाती है? तो 19 जनवरी को मनाई जाती है। 19 जनवरी को ही इनकी डेथ हुई थी। कब? 1597 में। अच्छा, महाराणा प्रताप से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटना है वो हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है, जो कब हुआ था? तो 1576 में हुआ था। अ, उस समय अकबर था, मुगल सम्राट अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, जो कहाँ के? तो जो मेवाड़ के राजा थे। ओके, क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेंगे, उज्जैन में भारत की पहली स्वच्छ खाद्य स्ट्रीट प्रसादम का अनावरण किया गया है। यानी कि खाद्य स्ट्रीट है, इसका नाम है प्रसादम और इसका अनावरण किया गया है कहाँ पर? उज्जैन में। उज्जैन कहाँ पर है? तो ये है मध्य प्रदेश में। और किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, उनके द्वारा ये किया गया है। ओके, और आप देखेंगे तो 939 वर्ग मीटर में फैला हुआ प्रसादम है ये। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी पहली बार भारत करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फ्रेमिंग हो सकती है कि यूनेस्को की जो मेजबानी है वो भारत ने कितनी बार करी है, या पहली बार भारत कब करेगा, ये सारी चीजें पूछी जा सकती है। तो यूनेस्को की जो मेजबानी है, यूनेस्को की जो विश्व धरोहर समिति की मेजबानी है, जरूर याद रख लेंगे, उसका जो ब्रांच है विश्व धरोहर समिति, इसकी मेजबानी पहली बार भारत करेगा और ये 21 से लेकर 31 जुलाई के बीच में भारत करने वाला है। क्लियर। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? तो राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, या यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर, क्लियर, ओके। विश्व धरोहर समिति में कुल कितने सदस्य हैं? तो कुल 21 सदस्य हैं, इस बात को भी ध्यान में रख लेंगे। अब देखो यहाँ पर बात करेंगे जीआई टैग के बारे में। किसी भी स्टेट में अगर कोई भी जगह है ना, उसकी कुछ खासियत है तो उसको दिखाने के लिए भौगोलिक टैग दिया जाता है। तो इस बार ओडिशा के रेड आंट चटनी को दिया गया है। रेड आंट चटनी, आंट का मतलब होता है चींटी, बिल्कुल सही समझा आपने, वीवर चींटियों के द्वारा ये बनाया जाता है। ओके, याद रख लेंगे इस बात को। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय नौसेना ने 19 जनवरी 2024 को अमेरिका के गुआम में अभ्यास किया है सी ड्रैगन 24 का। यानी कि जो भारतीय नौसेना है उसने अभ्यास किया है जिसका नाम है सी ड्रैगन 24। ओके, और 9 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और कहां पर किया है? तो अमेरिका के गुआम में किया है। क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेंथिल पांडियान के बारे में, जिनको WTO, यानी कि WTO का मतलब क्या हुआ? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है सेंथिल पांडियन को। इनका नाम जरूर याद रख लेंगे। क्लियर। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, DRDO को आकाश NG मिसाइल उड़ान परीक्षण में सफलता मिली है। यानी जो हमारा DRDO है, यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के बारे में बात हो रही है, उसने नई पीढ़ी का एक मिसाइल लॉन्च किया है जिसका नाम है आकाश NG। ओके, बात करेंगे सविता कंसवाल के बारे में। सविता कंसवाल कौन है? सविता कंसवाल भारत की वो बेटी है, यानी पहली भारतीय महिला पर्वतारोही जिसने पहली बार माउंट एवरेस्ट और माउंट मैकालू की चढ़ाई करी थी, और सिर्फ 16 दिनों में ये काम किया था इन्होंने। इसके बाद ये जो अभी नेक्स्ट चढ़ाई के लिए जब ये जा रही थी, कहाँ पर? तो जो डांडी चोटी है उसकी चढ़ाई कर रही थी, उसके दौरान हिमस्खलन हुआ, और हिमस्खलन के दौरान ही 4 अक्टूबर 2022, यानी कि हिमस्खलन का मतलब होता है कि जो बर्फ है, या जो जो पहाड़ के जो टुकड़े हैं, जब उसमें क्या होता है, उसमें पहाड़ के टुकड़े जब टूटने लगते हैं, ऐसी स्थिति में, है ना, ऐसी स्थिति में इनका अचानक वहां पर डेथ हो जाता है। तो उस डेथ के बाद में इनकी अचानक वहां पर मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहां पर? राष्ट्रपति भवन में किया गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, भारतीय और जापानी तट रक्षकों के बीच में संयुक्त अभ्यास हुआ है। इसका क्या नाम है? तो सहयोग काइजिन नाम है। क्या नाम है? सहयोग काइजिन नाम है। नेक्स्ट बात कर लेंगे, संसद पर बने देश, समंदर पर बने देश के सबसे लंबे पुल का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। अब ये कहां पर है? देखो, देश का सबसे लंबा पुल है और देश का सबसे लंबा समंदर पुल है, दोनों चीज याद रख लेंगे। कहां पर बना हुआ है? देखो, इसकी लंबाई कितनी है पहले ये देख लेते हैं। तो 21.8 किलोमीटर लंबा है ये।
ओके, 16.5 किलोमीटर ये समुद्र के ऊपर है और 5.5 किलोमीटर ये धरती पर है। ये किसको जोड़ेगा? तो नवी मुंबई को और साथ में ही मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, दोनों को डायरेक्ट जोड़ने का काम करेगा। क्लियर? इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और इसमें कुल जो खर्चा आया है वो 30,500 करोड़ रुपए का आया है। क्लियर? नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 2024 के जाग्रेब ओपन एकल में अमन शेहरावत को 57 किलोग्राम में स्वर्ण पदक मिला है। यानी हमारे देश के जो अमन शेरावत हैं उनको 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक मिला है। और कहाँ कब मिला है? तो किस प्रतियोगिता में मिला है? तो जाग्रेब ओपन एकल में। क्लियर? अब रियल एडमिरल उपल कुंडू के बारे में बात कर रहे हैं, जिनको दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्ति मिली है। यानी कि दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कौन होंगे अब? तो रियल एडमिरल उपल कुंडू होंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चीन का उपग्रह चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है आइंस्टीन प्रोब। क्या नाम है? आइंस्टीन प्रोब। इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि ये कमल के आकार का है। ओके, इसमें 12 पंखुड़ियां हैं और 2 पुंकेशिन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो खगोलीय घटनाएं हैं उसका अध्ययन करने के लिए जो लाबस्टर एक तकनीक होती है ना, उसके बेस पर इसको बनाया गया है। नेक्स्ट बात कर लेंगे आईपीएस अधिकारी हैं शीलवर्धन सिंह। इनको यूपीएससी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के अगले सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो शीलवर्धन सिंह को शामिल किया गया है। ये आईपीएस अधिकारी है। नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दिव्य कीर्ति सिंह बनी है। दिव्य कीर्ति सिंह को अर्जुन अवार्ड दिया गया है और पहली बार ऐसा हुआ है कि घुड़सवारी में किसी महिला को किसी घुड़सवारी जो घुड़सवार करता है ऐसी महिला को दिव्य कीर्ति जिनका नाम है दिव्य कीर्ति सिंह, इनको घुड़सवारी के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट बात कर लेते हैं भूटान के प्रधानमंत्री के रूप में चुनाव हुआ है। इनका चुनाव दोबारा हुआ है, यानी कि भूटान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो शेरिंग टोब्गे को चुना गया है। शेरिंग टोब्गे को चुना गया है। इनका नाम जरूर याद रख लेंगे। ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे? तो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ये बिलोंग कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे मशहूर शायर मुनव्वर राणा के बारे में, जिनकी 71 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। इनको हम एक शायर के रूप में जानते हैं। साथ ही हम इनका लखनऊ में देहांत हुआ है। किडनी संबंधी समस्याओं से ये परेशान थे, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई थी। इनका जन्म हुआ था रायबरेली में 26 नवंबर 1952 को। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ओके, अब यहाँ पर ताइवान के बारे में बात करेंगे। ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं विलियम लाई जिंगते। कौन? विलियम लाई जिंगते। नेक्स्ट हम बात करेंगे रियल मैड्रिड के बारे में। रियल मैड्रिड ने स्पेनिश सुपर कप जीत लिया है और ऐसा 13वीं बार ऐसा हुआ है कि रियल मैड्रिड ने स्पेनिश सुपर कप जीता है। और किसे हराकर जीता है? तो बार्सिलोना को हराकर जीता है। बार्सिलोना इस कप को 14 बार पहले ही जीत चुका है और रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को 4-1 से हराया है। क्लियर? नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक बुक के बारे में। यहाँ पर बात करेंगे गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स, यानी कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए उनके जीवन में जो चलाए गए कैंपेन्स थे उसमें 3 कैंपेन्स के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो MJ अकबर के द्वारा लिखा गया। इनमें किसके बारे में बात किया गया? तो असहयोग आंदोलन के बारे में, नमक सत्याग्रह के बारे में और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। नेक्स्ट चर्चा करेंगे दीव। दीव हमारे देश का एक यूनियन टेरिटरी है। वहां पर बीच गेम्स हुए हैं। बीच गेम्स कब से कब तक चले हैं? तो 4 से लेकर 11 जनवरी के बीच में चले हैं। और जब ये गेम चले तो ओवरऑल जो सबसे फर्स्ट नंबर पे जो हमारा स्टेट रहा वो कौन सा स्टेट रहा है? तो MP रहा है। ओके, MP ने कुल 18 पदक जीते हैं, जिसमें से गोल्ड मेडल कितने थे? तो 7 गोल्ड मेडल थे। इसके बाद सेकंड नंबर किसका आता है? तो सेकंड नंबर महाराष्ट्र का आता है, जिसने कुल टोटल 14 पदक जीते और 3 गोल्ड मेडल थे। क्लियर? नेक्स्ट बात कर लेते हैं दीपा भंडारे के बारे में। दीपा भंडारे को VSI पुरस्कार दिया गया है और ये भारत की ऐसी पहली महिला बनी है जिनको VSI पुरस्कार दिया गया है। VSI क्या है? तो वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्पेशली पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इनके द्वारा जो काम किया गया, इस वजह से सम्मान इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे वाइस एडमिरल विनीत मैकार्टी के बारे में, जिनको जिनको भारतीय नौसेना अकादमी है एझिमाला में, वहां के कमांडेंट के रूप में चुना गया है।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं सैन्य रैंकिंग में अमेरिका सबसे आगे है और चौथे नंबर पर भारत और भूटान सबसे नीचे है। देखो ये जो सैन्य रैंकिंग है वो किसके द्वारा दी गई है, तो 2024 ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग दी गई है। ठीक है, इस रैंकिंग का पूरा नाम है, जिसमें सबसे पहले कौन है, तो यूएसए है। सेकंड नंबर पे कौन है, तो रसिया है। थर्ड नंबर पे कौन है, तो चाइना है। और फोर्थ नंबर पे कौन है, तो इंडिया है। और सबसे नीचे कौन है, तो भूटान है। क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, चित्रा बनर्जी के द्वारा एक बुक लिखी गई है, चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। ठीक है, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति इन्फोसिस से जो जुड़े हुए हैं, इन्फोसिस के जो सीईओ हैं, नारायण मूर्ति के जीवन पर बेस्ड ये बुक है। किसके द्वारा लिखी गई है, तो चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी के बारे में। विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर प्रज्ञानंद बने भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी। प्रज्ञानंद कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो चेन्नई से बिलोंग करते हैं। सिर्फ 18 साल के हैंगे। चेन्नई में एक शतरंज चैंपियनशिप चल रही थी जिसका नाम था 2024 टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट। इस टूर्नामेंट के दौरान इन्होंने जो चीन के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है डिंग लिरेन, है ना, ये विश्व चैंपियन है, इनको हरा दिया। तो इनको हराने के बाद में ये भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। 2023 में टाटा स्टील टूर्नामेंट के दौरान इन्होंने डिंग लिरेन को हराया था। 2023 में भी इन्होंने हराया और 2024 में भी इन्होंने हराया है। नेक्स्ट चर्चा कर लेते हैं, एक मिनट। ओके। रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन 3 के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन बन गए हैं, यानी कि ऋतिक रोशन रुपे प्राइम वॉलीबॉल लीग सीजन होने वाला है, जो थर्ड फेज है इसका, यानी थर्ड सीजन है, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। 3 से लेकर 15 फरवरी के बीच में होने वाला है ये। ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फारसी को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल किया गया है। देखो भारत की कुल अभी तक 8 शास्त्रीय भाषाएं थी, जिसमें से अब फारसी को भी शामिल कर लिया गया है। पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है भारत की, तो जरूर याद रख लेंगे, पहली शास्त्रीय भाषा है भारत की तमिल। तमिल, संस्कृत, और अब किसको शामिल किया गया है 9वें शास्त्रीय भाषा के रूप में, तो शामिल किया गया है फारसी को, है ना। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020, उसके तहत ऐसा किया गया है। इस बात को भी जरूर ध्यान रख लेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब, चारू निवेदिता का एक उपन्यास लॉन्च किया गया है, यानी चारू निवेदिता के द्वारा एक उपन्यास लिखा गया है जिसका नाम है कन्वर्सेशंस विद द औरंगजेब। तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि हमारा जो करंट अफेयर है वो काफी ज्यादा छूट गया था, तो उसको सारा ट्रैक पे लाना बहुत जरूरी है। तो ये जो हमारा 10 दिन का है वो सारा कवर करने की पूरी कोशिश की गई है। स्पीड आपको ज्यादा लग सकती है, बट कोई बात नहीं, सारी चीजें हमारी कवर होनी ज्यादा जरूरी है। तो फिर कल मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहना है, मेहनत करते रहना है और जीवन में आगे बढ़ते रहना है। ओके, बाय बाय। और आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। बाय बाय।